आवाज नहीं आ रही। किसी टाइम पे चार्ज स्टेडी स्टेट तक आता है पोटेंशियल, तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। मैंने दूसरे का रेडियस R2 है, हमने ये चार्ज स्फीयर है, हमने इनको किसी वायर से कनेक्ट कर दिया। वायर से कनेक्ट करने पे बताइए कौन सा फैक्टर है जो कॉमन हो जाता है, पोटेंशियल। तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक इनके पोटेंशियल सेम ना हो। तो मान लीजिए किसी टाइम पे इनके चार्ज स्टेडी स्टेट तक चार्ज Q1 Q2 हो गए, तो इनके पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे। तो पोटेंशियल V1 इक्वल टू V2, और पोटेंशियल क्या होता है किसी स्फीयर का, K Q1 बाय R1 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय R2। क्लियर है? अगर चार्ज आएंगे पास तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी होती है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में अगर इसे लिखना हो तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे R1 R को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या होगा, आप देखिए चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, क्या वर्ड बन जाएगा ये, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो R1 सिग्मा 1 इक्वल टू R2 सिग्मा 2। एप्सिलॉन दोनों साइड से कट जाएगा। एप्सिलॉन, ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। यस सर। क्या किया इसने? सर इसने ऊपर और नीचे R से मल्टीप्लाई कर रेडियस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। सिग्मा R से अपॉन में एरिया, तो वो बन गया हमारा। लिखते जाओ, इसको लिखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। हो गया सर। तो ये कुछ हुआ कि इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है। इसका मतलब ये बात हुई कि R इंटू सिग्मा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब हुआ कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा या सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है वो रेडियस ऑफ सरफेस या स्फीयर के रेसिप्रोकल है। अगर रेडियस ज्यादा होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, और रेडियस कम होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। टॉपिक यही समझ में आ गया? हाँ सर, रेडियस इसलिए कम हो जाएगा, पॉइंट एंड पे ज्यादा डेंसिटी थी। रेडियस कम हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी हाई हो जाएगी, इतनी सी बात है। यस सर। अगर मैं मान लो ये दो ऑब्जेक्ट थे, अगर मैं कोई एक इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट ले लूं, फॉर एग्जांपल ये मैंने कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, ये मेटेलिक ऑब्जेक्ट है। हमने पढ़ा है कि मेटेलिक ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। तो अगर ये मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, हमने इसे चार्ज दिया तो पूरे पे फैल जाएगा। अब तक की जो आपने एक्सरसाइज पढ़ी होगी, एनसीईआरटी में पढ़ा होगा चैप्टर, तो उसमें समझते थे कि स्फीयर पे चार्ज यूनिफॉर्मली फैलता है। लेकिन यहाँ एक नई बात पता लगती है जो यहाँ समझ में आई कि अगर ये कंडक्टर है, पूरे का पोटेंशियल तो सेम होगा, लेकिन जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर समझते हैं? जैसे मैंने ये दो पॉइंट लिए, यहाँ ए और यहाँ लिया बी। मुझे बताओ कौन से पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ को समझ में आ रहा होगा, जिनको नहीं समझ में आ रहा बता देता हूं मैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है कि एक छोटा सा एलिमेंट लो और पूरा एक सर्कल बनाने की कोशिश करो, तो सर्कल का जो रेडियस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। आप बताइए यहाँ पे एलिमेंट लोगे तो उसका सर्कल छोटा होगा ना, तो ये रेडियस मैंने बोला आर ए,
और इसका रेडियस बोला आर बी, थोड़ा छोटा लिखा है ये, आर ए लिख देता हूं मैं, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ए पॉइंट का। तो बताइए ज्योमेट्री के हिसाब से कौन सा रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है? आर ए। आर ए इज लेस देन आर बी। तो कहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी? बताइए चार्ज डेंसिटी कहां ज्यादा होगी? जहां रेडियस कम है। इसका मतलब इस पॉइंट के पास चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, और यहां क्या होगी? कम होगी कंपैरेटिवली ए के। अब इससे क्या हो जाएगा? पोटेंशियल तो सेम है, लेकिन ए के पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। यानी कि एक छोटी सी बात समझ में आई कि जितने भी शार्प पॉइंट होते हैं इस ऑब्जेक्ट में ऐसे शार्प पॉइंट होते, तो इन पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती। अब सोचिए कि चार्ज डेंसिटी ज्यादा होना मतलब अगर कंडक्टर के सामने हम जब भी कंडक्टर के सामने इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ये बात हमने पढ़ी कंडक्टिंग सर। अब ये बात क्लियर हो गई कि भाई जहां भी शार्प पॉइंट होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, तो कंडक्टर के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करती है। ज्यादा चार्ज डेंसिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। अगर मैं इसकी बजाय कोई और ऐसा ऑब्जेक्ट बना दूं, ठीक, इसको चार्ज दे दूं, तो आप बताइए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? ये 3 पॉइंट पे होगा नहीं। अगर यहाँ आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो आसपास के मीडियम को भी तो अफेक्ट करेगा। अब ये सबसे ज्यादा समझने वाली बात है। अब मैं एक शार्प पॉइंट ले लेता हूं ऐसे, इस ऑब्जेक्ट को चार्ज दिया और इसके आसपास कोई मॉलिक्यूल सोचा। मॉलिक्यूल कौन है? मीडियम का। तो इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कि इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, इस मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच लेगा, तो पॉजिटिव आयन बनना शुरू हो जाएगा नहीं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आने से चार्ज डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया, डिफ्यूज होना शुरू हो गया, और यहाँ चार्ज पॉजिटिव बनना शुरू हो गया, यानी कि चार्ज लीकेज होना शुरू हो गया नहीं यहाँ से। इसको ये बोल सकते हैं चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि लीकेज कर रहा है, कोरोना डिस्चार्ज। अब इसमें थोड़ा सा समझेंगे। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? यस सर। हमारा कोरोना डिस्चार्ज आज की डेट में कंप्लीट हो रहा है इस टॉपिक के साथ, इस वीडियो के साथ। कि हर मीडियम ऐसे नहीं होता कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया और एकदम आयनाइज हो जाए। हर मीडियम के लिए एक मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत है। दैट मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। कि जब कोई मीडियम आयनाइज होना शुरू हो जाता है उस पर्टिकुलर फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में। ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे हर मीडियम के लिए अलग है। एयर के लिए होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। यानी कि अगर एयर में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया आपने तो एयर आयनाइज होना शुरू हो जाती है। तो जैसे ग्रिड जो सब स्टेशन होते हैं पॉइंट, जब वो खुलते हैं या बंद होते हैं तो वहां से स्पार्किंग होती है, शुरू होती है, वो कोरोना डिस्चार्ज का फिनोमेना है। बिजली का कड़कना भी एक कोरोना डिस्चार्ज का ही फिनोमेना है, वहां इतना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो देखिए, तो एक बार फिर समझ लें कि जब हाई चार्ज डेंसिटी के आसपास मॉलिक्यूल होते हैं किसी मीडियम के, वो आयनाइज होना शुरू हो जाते हैं। तो जितना मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस मीडियम को, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और जैसे ही वो आयनाइज होना शुरू हो जाते हैं तो चार्ज यहाँ से लीकेज करना शुरू कर देता है। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। और हर मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग होती है। एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है? 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल आप नेट पर जाके देख सकते हैं।